तो चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल या फिर हम बात करें इस कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा साइकोलॉजी के ऊपर। जो आपका CDP है इसके ऊपर जो है वो सेशन रहने वाला है। इसमें हम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो MCQ या फिर उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में जो जो चीजें मैंने आपको पहले जैसे भी हमारी क्लासेस होती है उसमें बता रखा है कि कैसे कैसे आपने जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको साथ साथ में स्क्रीनशॉट करना है। और जो आपका आंसर बनेगा सभी ने जो है वो इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ जो है वो आंसर करना है। जो भी स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन जो है वो विजिबल होगा उसका सभी ने जो है वो आंसर देना है। क्लियर है इतनी बात सभी को? यस सर। इसके अलावा जो है वो 8 PM पे जो क्लासेस होती है हिमाचल प्रदेश की उसको भी आप सभी ने जो है वो अटेम्प्ट करना है यूट्यूब पे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है तो ध्यान से जो है वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? द फैक्टर जी इन स्पेयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज स्टैंड फॉर। ठीक है, जो आपका फैक्टर जी है, एक आपके पास कौन सी थ्योरी दी थी पहले स्पेयरमैन ने, ये बताइए जल्दी से। फैक्टर स्पेयरमैन ने कौन थ्योरी। सी थ्योरी? टू फैक्टर थ्योरी दी थी। और उसके अंदर कौन कौन से थे टू फैक्टर? जी फैक्टर एस फैक्टर। ओके, अब आपके पास क्या आता है, देखो एक जी था तो जिसमें जो आपका जी है वो स्टैंड क्या करता है? जेनेटिक इंटेलिजेंस, जनरेटिव इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस या फिर ग्लोबल इंटेलिजेंस। ठीक है, जी और एस का जो फैक्टर था तो उसमें आपके पास एक जनरल इंटेलिजेंस आती थी और दूसरी कौन सी आती थी? जेनेटिक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपके पास बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? सभी स्टूडेंट का जो थ्री है वो इंटरनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, सभी ने जो है वो फुल अटेम्प्टेशन करनी है। लगभग जो है वो 40+ स्टूडेंट जो है वो हो चुके हैं। तो जल्दी से आप सभी जो है वो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीजें आती है, जैसे आपको इंटेलिजेंस थ्योरी से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूजा ठाकुर अपना वीडियो जो है वो ऑफ रखें। ठीक है, तो इसमें क्या आती है, कौन कौन सी चीजें आती है? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वन फैक्टर थ्योरी की। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वन फैक्टर थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? विनेट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि टू फैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दी थी तो स्पेयरमैन आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर ग्रुप थ्योरी का जो है वो पूछा जाता है तो थर्स्टन। ठीक है, मल्टी फैक्टर पूछा जाता है तो थॉर्नडाइक है। 3D पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखो 3D पूछता है तो गिलफोर्ड, अगर थ्री स्ट्रमनम मॉडल पूछता है तो कैरल, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पूछता है तो गार्डनर, और GF और GC मॉडल पूछता है तो कैटल। ले रहे इतना सभी को? यस यस सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए 5 year old child his mental age is 6 year, देन फाइंड IQ। ठीक है, देन IQ को आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे IQ का फॉर्मूला बताएंगे, किसके बराबर होता है? मेंटल एज अपॉन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मैंने ठीक लिखा, सभी को क्लियर है? फॉर्मूला मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। यस सर। अब हमने IQ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मेंटल एज दे रखी है विच इज इक्वल टू 6 और क्रोनिकल एज कितनी हो जाएगी? 5 years। ठीक है, 5 year ओल्ड जो है वो चाइल्ड है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जो उसकी
क्रॉनिकल एज आ जाएगी विच इज इक्वल टू 5। यहाँ से इसको करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको जब 100 से काटते हैं तो कितना आ जाता है 120। ठीक है। इसके बराबर 5 1 द 5, 5 2 द 10, 0 एज इट इज, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और 25 द 100 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास इस 6 को हम 2 से डायरेक्टली, देखो 2 0 है, अगर किसी का मैथ जो है वो वीक भी है तो इस तरह से कर सकते हैं 6 2 द 12 और 0 लास्ट में। ठीक है। तो हमारे पास जो IQ निकल कर आया वो कितना निकला 120। 120 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। डन है सभी को सेकंड क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. इसी तरह आपको एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे जो है वो आपको मान लो ये दिया है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100 होता, और आपको IQ की वैल्यू दे रखी होती 120, और आपको मेंटल एज दे रखी है 6, और बोला जाता कि क्रॉनिकल एज निकालिए इंटू 100। तो आप क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से आपके पास 2 5 द 10, 2 6 का कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसल, तो आपकी क्रॉनिकल एज इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाती 5 के बराबर आ 5. जाती। ठीक है। डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, कई बार आपसे मेंटल एज पूछ लेता है, कई बार IQ पूछ लेता है, और कई बार क्या पूछ लेता है क्रॉनिकल एज पूछ लेता है। तो तीनों में से दो चीजें आपको गिवन होंगी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैथमेटिकली जो आपका सफल या फिर अप एंड डाउन जो चलता है, जैसे सिंपल कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट यूज करके आप जो है वो अपना आंसर निकाल सकते हैं। डन है सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके। तो ये था आपके पास IQ का फॉर्मूला, और इसमें जो आपके पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीजें आती है, जैसे IQ टेबल से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अगर 160 किसी स्टूडेंट का IQ है तो वो क्या हो जाएगा जीनियस। ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. 145 टू 169 तो हाई रहेगा। इसी तरह अबव एवरेज अगर 116 से लेकर 140 तक है तो अबव एवरेज आ जाएगा। 150 85 से 115 तक है तो एवरेज है, बिलो एवरेज है और लो। इसी तरह इस यहाँ से भी आप देख सकते हैं वेरी सुपीरियर, सुपीरियर कब होगा, हाई एवरेज कब होगा, एवरेज कब होगा, लो एवरेज कब होगा, और बॉर्डर लाइन जो है वो कब होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जो है वो जाते हैं। तो अभी हमारा जो आपके पास क्या आया 120 जो है वो IQ की वैल्यू निकली थी, तो हम उस केस में क्या बोल सकते थे कि वो चिल्ड्रन क्या है सुपीरियर है। ठीक है। क्लियर है सभी को इतना? यस सर। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था या फिर किया गया। ठीक है। एरिक्सन है, चार्ल्स डार्विन है, BF स्किनर है, या फिर जॉन डीवे है। ठीक है। जो आपके बच्चों के ऊपर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है उसका जो समर्थन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है। पूजा सवर्णा सभी का जो है वो लगातार करेक्ट आंसर आ रहा है। तो सभी स्टूडेंट ने देखो आप 45 प्लस स्टूडेंट जो है वो हो गया है क्लास के अंदर। तो जल्दी से अपने कमेंट सभी ने शेयर करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप पार्टिसिपेशन ही ना करें तो पढ़ने का जो है वो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब क्या है
कि जो बच्चा, जो आपका बाल केंद्रित एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा है, विच इज फोकस ऑन द स्टूडेंट नीड्स, स्टूडेंट की नीड्स के ऊपर फोकस करता है, स्टूडेंट की एबिलिटी पे फोकस करता है, इंटरेस्ट पे फोकस करता है, लर्निंग स्टाइल पे जो है वो फोकस करता है, विद टीचर एज ए फैसिलिटेटर, ठीक है। फैसिलिटेटर जो है वो आपके पास टीचर होना चाहिए। आफ्टर दैट बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो है वो यहाँ पे करिकुलम या फिर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। अब आप खुद ही एनालाइज करिए कि अगर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन नहीं होगी, मान लो ट्राइपोलर होती है एजुकेशन, ठीक है, एक करिकुलम होता है, एक टीचर होता है, एक आपके पास स्टूडेंट होता है। अब देखिए तीनों में से अगर एक भी चीज जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, अगर क्लास में बच्चे ही नहीं होंगे तो उस टीचर जो है वो किसको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो करिकुलम होना चाहिए वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही जो है वो सेटअप होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बहुत बहुत जैसे एनसीईआरटी है या फिर एससीईआरटी है स्टेट लेवल पे, तो वो करिकुलम को जो है वो सेटअप करते हैं, तो वहां पे उनका मेन फोकस ये होना चाहिए कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होना चाहिए, उस करिकुलम को जो है वो सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलता है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय जॉन डेवे, ठीक है। जॉन डेवे एक प्रोग्रामिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला था, जो माइंड है, ठीक है, माइंड इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोला था देखो, माइंड इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड डेवलप थ्रू एक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो चीजें बोली थी, डेवे डिस्क्राइब द स्कूल्स एज ए यूनिक सोशल इंस्टीट्यूशन। दिवे ने क्या बोला था, जो आपका स्कूल है एक क्या है, यूनिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। माइंड ऑफ रखना है सभी ने। और इन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ठीक है, अनुभव के द्वारा सीखना। माइक ऑफ रखे प्लीज, जिसका भी माइक ऑन है। कौन है ये? उसके बाद अरे वही क्लास गुलशन वर्मा, लाइव क्लास टेस्ट है। प्रतीक्षा, गुलशन वर्मा, प्रतीक्षा माइक ऑफ रखें अपना। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ठीक है। और इन्होंने रोड लर्निंग को जो है वो क्या किया था, बाइकआउट किया था, जिसकी वजह से हम क्या जानते हैं। अब देखिए बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से, तो जब आपके पास बच्चे के ऊपर जो है वो मेन फोकस किया जाएगा, तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो आपका, अगर किसी को मेरी पिक्चर जो है वो स्क्रीन पे आ रही है तो अपनी फिंगर से जो है वो रोटेट कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हेल्प करेगा चिल्ड्रन की टू बिकम्स द इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कॉन्फिडेंस। क्या करेगा, इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा और उसका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। इंस्पायर करेगा अदर स्टूडेंट को जो है एक्सप्लोर करने की, या फिर उनके अंदर क्यूरियोसिटी, अपने आप को जानने की जो है वो क्यूरियोसिटी जो है वो जागेगी, या फिर ब्रेन की जो है वो डेवलपमेंट्स होगी, या फिर आपके पास बोलते हैं कि फ्रीडम टू लर्न होगी, या फिर इनेबल टू लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस, ठीक है। इनहांसिंग करेगा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है वो आएगा बच्चे के अंदर, ठीक है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बेनिफिट्स रहने वाले हैं। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. तो यहाँ से आपके Yes, पास sir. क्या कंक्लूड जो है वो निकलता है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को जो एडवोकेट किया था वो किसने किया था, जॉन डेवे ने। ऑप्शन नंबर कौन सा था, डी आपका जो है वो बिल्कुल सही D. आंसर था, जॉन डेवे। ये आपके पास पिक्चर जो लगी है ये किनकी है, जॉन डेवे की पिक्चर है। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। अकॉर्डिंग टू द गेट्स, डैश इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है। क्या बोलता है, गेट्स जो थे उनके अकॉर्डिंग। अब देखिए डेफिनेशन से कई स्टूडेंट बोलते हैं कि डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल लाइफ टाइम जो है वो वैलिडिटी कर दी है इसकी,
जिसकी वजह से थोड़ा सा लेवल इन्होंने इंक्रीज किया है। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे प्रीवियस ईयर में जो है वो पेपर आता है बिल्कुल सेम एज इट इज जो है वो आपका एग्जाम में जो है वो पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे मोटिवेशन, एडजस्टमेंट, लर्निंग और थिंकिंग। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है। जो आपके गेट्स थे उन्होंने क्या बोला था, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। क्लियर है सभी को गेट्स की डेफिनेशन लर्निंग की? Yes, sir. सर थोड़ा बैक क्रो करोगे? एंड क्रो डेफिनेशन डिफाइन किया था। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था कि लर्निंग एज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीएफ स्किनर की। स्किनर ने क्या बोला था, लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑफ ए रिस्पॉन्स या फिर स्ट्रेंथ और रीएनफोर्समेंट और पनिशमेंट ऑफ बिहेवियर। मतलब इन्होंने किसके ऊपर जो है वो फोकस किया था, पुनर्वलन। रीएनफोर्समेंट क्या होती है, पुनर्वलन। पुनर्वलन क्या क्या मतलब होता है, जैसे आप आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट जो है वो अच्छा कर रहा है तो उसको जो है वो वेरी गुड, या फिर कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट को जो है वो जब लोअर क्लासेस में होता है तो क्या करते हैं, वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट की जगह क्या है 3 स्टार जो है वो आजकल दिया जाता है, 4 स्टार दिया जाता है, या फिर हम बात करते हैं आइसक्रीम दी जाती है बना के, कॉपी के ऊपर ही आइसक्रीम जो है वो दी जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक टाइप की क्या है, बच्चे को रिएनफोर्समेंट जो है वो दी जा रही है। कई बार रिएनफोर्समेंट आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जब आपके पास बच्चा कोई गलती करेगा तो उसको दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन नेगेटिव वे में उसको डांट सकते हैं। ठीक है, बिहेवियर को चेंज करने के लिए। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. अब हम बात करते हैं लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डैश आना था वहां पे माइक ऑफ है, जो गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है प्लीज माइक ऑफ रखें अपना। तो यहाँ से आपके पास इस डैश के अंदर क्या आंसर आ जाएगा, लर्निंग। Learning. सवर्णा ठाकुर प्लीज माइक ऑफ रखा करिए। मैंने बार बार बोला है आप लोगों को कि बैकग्राउंड की जो साउंड है वो सभी स्टूडेंट को आती है, जिसकी वजह से क्लास में जो है वो डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जल्दी से मुझे आंसर देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय द हार्वर्ड गार्डन। ठीक है, हार्वर्ड गार्डन ने इंटेलिजेंस की कौन सी थ्योरी जो थी वो दी थी? तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, ग्रुप फैक्टर या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप फैक्टर की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, बोलिए। वन फैक्टर स्किनर। की दी थी बीनेट ने, 2 फैक्टर की दी थी स्पेयरमैन ने, ग्रुप फैक्टर की किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने। थर्स्टन ने दी थी। ठीक है, और जो आपके पास बचती है हार्वर्ड गार्डन की, तो वो कौन सी हो जाएगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, अब थोड़ा सा जो है वो मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थ्योरी थी उसमें जो है वो उन्होंने क्लासिफाइड किया था, नेचर वाइज, स्पिरिचुअल दिया था, या फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज के ऊपर बात की थी, इंट्रा और इंटरपर्सनल के ऊपर बात की थी, लॉजिकल के ऊपर बात की थी, म्यूजिकल जो है वो इसके ऊपर बात की थी, या फिर आपके पास बॉडी की जो आपके पास मूवमेंट्स होती है उनके ऊपर बात की थी। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड में इन्होंने क्या किया था, इंटेलिजेंस को जो था वो एक्सप्लेन किया था। तो इनको आपने आई होप पढ़ा भी होगा, और अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इस थ्योरी को जरूर पढ़ें। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट गिवन बाय थॉर्नडाइक। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि नेचर के ऊपर बात की थी, ठीक है, 3D के ऊपर, विजुअलाइजिंग के ऊपर बात की थी, लैंग्वेज के ऊपर बात की थी, या फिर हम बात करें इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ठीक है, लॉजिकल के ऊपर, म्यूजिकल, तो बहुत सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इसमें जो है वो चीजें आती थी। तो एटलीस्ट आप उनको एक बार जरूर पढ़ें और उनको समझें। ठीक है, पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको समझना इम्पोर्टेंट है कि बोल क्या रहा है, बोलना क्या चाहता है और क्या दिया गया है, किससे रिलेटेड बात की गई है। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। चलिए Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या बोलता है, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल कुड बी ए टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सभी के लिए विद्यालय में, सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? कोहेसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, कोऑपरेटिव एजुकेशन है, या फिर एक्सक्लूसिव एजुकेशन है। तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि जब क्या करते हैं बच्चे जो है वो, या फिर किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, अगर एक छत के नीचे जो है वो एक साथ जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उस प्रकार की शिक्षा को हम क्या बोलते हैं? Inclusive education. इनक्लूसिव सर। इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर हिंदी में बोले इसको तो क्या बोला जाता है? समवेशी समावेशी शिक्षा। समावेशी समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो कौन सा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। अब क्या होता है, देखो आपका मीनिंग क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि लर्निंग इन्वायरमेंट है दैट प्रमोट द फुल पर्सनल एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्या करता है कि लर्निंग इन्वायरमेंट है जहां पे आपको प्रमोट करेगा आपके फुल पर्सनल एकेडमिक एज वेल एज जो आपका प्रोफेशनल है, उन सभी की जो है वो डेवलपमेंट करेगा। फिर चाहे वो लर्नर होगा, वो किसी भी रेस से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, क्लास से रिलेटेड हो, कलर से रिलेटेड हो, जेंडर से रिलेटेड हो, डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो, या फिर सेक्सुअल लर्निंग स्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डजेंट मैटर। आप सभी के लिए जो है वो इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वल जो है वो आपको क्या दिए जाएंगे? TLM दिए जाएंगे, या फिर जो है वो चीजों को गेन करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। तो उस प्रकार की एजुकेशन को हम क्या बोल देते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। So, Yes, sir. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 स्टार लिख लीजिए, 3 स्टार लिख लीजिए। टॉपिक आपने नोट करने हैं। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा डेली कि आपने क्या करना है। मैंने आपको जो चीजें बताई है, जैसे आपने क्या करना होता है, टॉपिक नोट करने होते हैं, साथ में जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो नोट करना होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इंक्लूसिव से एजुकेशन से क्वेश्चन आएगा, फिर चाहे थिंकिंग जो आपके पास लर्निंग थ्योरी से हमने क्वेश्चन देखा, या फिर थिंकर से क्वेश्चन लिखा, तो वो सभी क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे हैं सभी? yes, यस sir. सर। ओके, तो क्या बोलता है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको नेम दिया गया है इन्होंने डिसकैलकुलिया, विच इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर से, मैथमेटिकली डिसऑर्डर, या फिर रीडिंग डिसऑर्डर, या फिर बिहेवियर डिसऑर्डर। तो क्या आंसर आ जाएगा? कैलकुलेशन। कैलकुलिया मतलब Mathematical कैलकुलेशन। disorder. कैलकुलेशन किसमें होती है? मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो हम नॉर्मली जर्नल इसका आंसर हो जाएगा, मैथमेटिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, और आपका 1 मार्क्स जो है वो पक्का हो गया। ठीक है, याद रखेंगे सभी? यस सर। Yes. अगर याद भी नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन कहाँ होती है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता,
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी जो वो बेनिफिट हो जाएगा, अफेजिया और डिसअफेजिया, ठीक है। अगर रीडिंग से आता, जैसे पढ़ने की से रिलेटेड आता है, तो एलेक्सिया एलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया आता है, तो आप बोलेंगे कि पढ़ने से रिलेटेड है, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? यस Yes, sir. अगर लिखने से आता है तो अग्रेफिया, अप्रेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बर्तनी से आता है डिसऑर्थोग्राफिया लिख सकते हैं, और गणित से रिलेटेड जहां पे भी आपको डिसकैल्कुलिया दिखे, वर्बल है, प्रोटोग्राफिस्टिक है, ग्राफिकल है, लेक्सिकल है, ऑडियोग्राफिक है, तो जिस तरह से आपको लास्ट में अगर डिसकैल्कुलिया दिखता है तो आप इजीली आंसर देंगे कि वो किससे रिलेटेड है, गणित से रिलेटेड। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन ए टेस्ट इज मेजर्ड एन इंडिविजुअल एबिलिटी कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली देन द टेस्ट इज नॉन एज, ठीक है। अब कोई आपके पास टेस्ट जो है वो क्या किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, उसमें कंसिस्टेंसी भी है, एक्यूरेसी भी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर वैलिडिटी है, रिवाइवल है, ऑब्जेक्टिव है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो आप सभी समझ सकते हैं, अगर किसमें क्या है, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी है, तो विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब जो आपके पास आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जैसे मान लो आपके पास टेट का एग्जाम है या फिर अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, आप छोटे क्लर्क से रिलेटेड और यूपीएससी के प्री तक जो है वो आप देख सकते हैं, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो किससे किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके क्या होंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्लियर है सभी को? या फिर हम बात करते हैं जिसका शॉर्ट में आंसर मतलब 1 वर्ड आंसर हो, उनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो बोलेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे टाइप। ऐसे टाइप में लगभग आपको दिया जाता है, कहीं जो है वो 500 वर्ड का जो है वो आंसर लिखिए, कहीं बोला जाता है कि 1000 वर्ड का आंसर लिखिए, या फिर शॉर्ट आंसर का क्या मतलब है 52, ठीक है। शॉर्ट आंसर का क्या मतलब है 52 30 जो है वो आपने आंसर देना है। ओपन एंडेड का क्या मतलब है, ओपन एंडेड होता है आपकी अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो आंसर दे सकते हैं, वर्ड लिमिट वहां पे नहीं दी गई है। आप जितना आपका दिल कहता है आप जितना लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम आप जो है वो अपना आंसर दे सकते हैं। अब आपका क्या आता है, ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स जो है वो आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो है वो क्या आता है, इसका टाइप्स आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा और उसका आपने आंसर लिखना है ट्रू एंड फॉल्स। तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो कौन सा आंसर इसमें ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 4। 4. क्योंकि 1 वर्ड मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे आप एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उनके जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वहां पे आपको जो है वो जैसे बोला जाता है ना कि 40 सीट्स जो है वो दी जाती है, अगर आप उनको फुल जो है वो लिख के आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो वो आपका आता है सब्जेक्टिव, मतलब वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन के बहुत सारे जो है वो आंसर दे सकते हैं, अपने 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 आप को वहां पे एक्सप्रेस करने का जो है वो फुली जो है वो आपको क्या रहता है, हक रहता है। इसी तरह हमारा एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो हाँ जी, पीछे वाला क्वेश्चन था, पहले वाला क्वेश्चन जो था, अगर ओके, उसमें आए चूज द करेक्ट आंसर,
चूज द अगर इसमें सर ऑप्शन हो, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उस टाइम पे भी आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि वहां पे चूज द करेक्ट आंसर का क्या मतलब है कि आपने निम्नलिखित में से सही को जो है वो क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आप जो है वो अपना आंसर देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। अगर सर क्लोज एमसीक्यू आता, सर हाँ जी क्लोज बोलिए। एंडेड प्लीज, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड होगा तब भी आपका ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, ओके सर। क्योंकि क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आपको एक तो लिमिट दी होती है, ठीक है। अगर लिमिट नहीं दी है, आपको सिंपली पूछा है कि शॉर्ट आंसर ऐसे टाइप है या फिर ओपन एंडेड है, अगर ट्रू फॉल्स की जगह आपको क्लोज जो वो एंडेड दिया जाता है, ठीक है। वैसे पर होगा नहीं, ठीक है, क्लोज एंडेड ऑप्शन नहीं देगा वो, वहां पे मेंशन करके दिया जाता है क्लोज के अंदर भी। लेकिन अगर आता है तो आप यहाँ पे जो है वो अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जामिनर उसी बेस पे जो है वो क्वेश्चन ऐड करता है कि प्रॉपर मोस्ट प्रोबेबल उसमें आंसर बन जाए, ठीक है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। अन्य समान बच्चों के साथ विशेष स्कूल में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो मतलब जो आपके पास स्पेशल नीड वाले चाइल्ड है, उनको भी जो आपके पास शिक्षा देनी चाहिए वो किसके साथ देनी चाहिए, जो आपके अन्य स्टूडेंट है उनके साथ ही देनी चाहिए। उसका क्या बेनिफिट होगा, वो डीमोटिवेट नहीं होगा, ठीक है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, और दूसरी ओर इक्वालिटी जो है वो बनी रहेगी, ठीक है। मतलब उनको जो है वो फील नहीं होगा कि हम जो है वो स्पेशल नीड वाले हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि उनको भी आपके पास एजुकेशन जो है वो अन्य सामान्य जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके साथ ही जो है वो देनी चाहिए। क्लियर है सभी को? यस सर। डन सर। यस सर। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड इन इंक्लूसिव क्लासरूम होने चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम का क्या मतलब है, वही चीज समावेशी शिक्षा के अंदर जो क्लासरूम होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, अलोंग विद द अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, ठीक है, अलोंग विद द अदर नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ जो है वो देनी चाहिए। और क्या बोलता है, इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर वैल्यूज ऑफ डाइवर्सिटी ईच चाइल्ड ब्रिंग इन क्लासरूम, हर एक चाइल्ड जो वो क्लासरूम में आएगा, फिर आपके पास वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू लर्न एंड ग्रो, ठीक है, लर्न करने के लिए और ग्रो करने के लिए जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। इट विल इंटीग्रेट द चाइल्ड, इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है, एकत्रित करना, इकट्ठा करेगा चाइल्ड को, ठीक है, विद मतलब डिसेबिलिटी इन जनरल कम्युनिटी हो जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा उनको कि वो उनको अलग बिठाया जा रहा है या फिर उनके साथ जो है वो एक्स्ट्रा कुछ जो है वो एक्टिविटी हो रही है। तो इसीलिए उनकी जो है वो इक्वालिटी बनी रहेगी, बाकी सारी चीजों में जो है वो बैलेंस बना रहेगा। अगर हम क्या करते हैं, उनको स्पेशल स्कूल्स या फिर स्पेशल क्लासेस में जो है वो ले जाते हैं, तो उन्हें उन्हें जो है वो उनके अंदर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो आ जाएंगे, ठीक है, और उनके अंदर एंजाइटी या फिर फ्रस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। हेंस इससे क्या कंक्लूड निकलता है कि एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइड अलोंग विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। क्लियर है सभी को? यस सर। क्योंकि सभी को जो है हम एक साथ पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो बैलेंस हो जाएंगी। अगर आप अलग अलग बिठाएंगे उनको तो पहले ही बेचारे जो है वो स्पेशल नीड है, ऊपर से आपने उनको अलग बिठा दिया, तो नेचुरल सी बात है कि उसमें क्या आ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, और बहुत सारी जो है वो उसके अंदर एंजाइटी या फिर
अदर जो है वो चीजें जो है वो डेप्थ हो जाएगी। तो क्लियर है सभी को इतना? यस सर। तो जो चीजें करवाई है, जो टॉपिक करवाए हैं, अगर आप उनको अच्छे से करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट रहने वाला है। मैंने पहले ही बता रखा है कि जितनी रिवीजन करोगे उतनी जो है वो कम है, इसीलिए जो वो जितनी आप कर सकते हैं। आप देखिए जो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट बैच में ही एडमिशन ली है तो लगभग 3-3 बार जो है वो उनकी क्या हो चुकी है, रिवीजन हो चुकी है। अब मैंने पहले ही बता रखा था कि अगर आप फर्स्ट बैच में एडमिशन लेते हैं, पे आपको उतना ही करना पड़ेगा। देखो फीस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि फीस बहुत ज्यादा है तो आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि फीस का क्या स्ट्रक्चर रहता है। अगर आप नॉर्मल ट्यूशन पढ़ने भी आप अपने बच्चे को भेजते हैं तो लगभग जो है वो 1000 रुपीज पर मंथ और पर सब्जेक्ट का आपसे लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत कम फीस में जो है वो क्या कर रहे हैं,